हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल स्टडी फॉर ऑल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं, बस मैं उसका आंसर करा दूंगा। कैसे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन मैं वैसे ऑलरेडी हमेशा कराता हूँ। 2018 से मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं वैसे कराता हूँ। स्टैटिक फॉर्म में मैं आपको करा दूंगा कई सारे क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन भले लिखे हैं, वो 50 से प्लस हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट तक देखिएगा। Each and every question is very precious, very important for all exams। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मैंने क्वेश्चंस लिया है, संकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जरूर कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S होता है, ठीक है, H2S होता है। और ये अगर बात की जाए तो सड़े गले वनस्पति से ये प्राप्त होता है। सड़े गले, ठीक है, सड़ते गलते सड़े गले वनस्पतियों से ये निकलता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से निकलता है। सड़े गले वनस्पतियों से ये, ठीक है, वनस्पतियों से निकलता है। याद रखिएगा, सड़े गले वनस्पतियों से इसका उत्सर्जन होता है। और जैसे भी कोई मर गए हैं पशु पदार्थ, ठीक है, पशु जो है सड़े जो सड़ रहे हैं, ठीक है, जो सड़ रहे हैं वहाँ से उससे भी हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, ठीक है। तो यह एक मुख्य प्रदूषक मतलब प्रदूषक है। प्रदूषक का अर्थ होता है पल्यूटेंट, इंग्लिश में बोलते हैं पल्यूटेंट। पल्यूटेंट, तो प्रदूषक को पल्यूटेंट बोलते हैं। प्रदूषक ही प्रदूषण फैलाते हैं, मीन्स पल्यूटेंट कॉज पल्यूशन, पल्यूटेंट कॉज पल्यूशन। इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने इससे क्वेश्चन करा दिया। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत कहाँ से उत्सर्जन होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है सड़े गले वनस्पतियों से निकलती हैं और पशु जो सड़ जाते हैं वहाँ से ये गैसें निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है? अब सुनिएगा, सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाने वाला कौन है? सल्फर, ठीक है। तो इसका आंसर जहां भी होगा सल्फर। तो सरसों में अगर तेल की मात्रा ज्यादा बढ़ाना है, सरसों में अगर तेल की मात्रा ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर का सूत्र S होता है। सल्फर का सामान्य नाम गंधक भी होता है, गंध मारता है, ठीक है, गंधक इसका सामान्य नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब होता क्या है, उर्वरक के साथ इस सल्फर को उर्वरक के साथ मिलाया था। उर्वरक के साथ, जैसे उर्वरक के साथ में जैसे मुख्य पोषक तत्व यूज किया था उर्वरक के रूप में, जैसे जिप्सम, जिप्सम में सल्फर मिल जाएगा आपको, जिप्सम में मिलाया जाता है, ठीक है, जिप्सम में इसको मिला दिया जाता है, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जिप्सम में इसको साथ साथ मिला दिया जाता है और, ठीक है, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट के साथ इसको मिला दिया जाता है। जिप्सम और अमोनियम सल्फेट के साथ इसको मिला दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा, इसको लिखते चलिएगा, अमोनियम सल्फेट। तो देखो, ऐसे उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में, ठीक है, फर्टिलाइजर में जिप्सम या हो, उस फर्टिलाइजर में या अमोनियम सल्फेट हो, तो इसके माध्यम से जिप्सम में या अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मौजूदगी होती है। तो सरसों, देखिए सरसों तो होता है पर उसमें तेल ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उस सरसों में तेल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसके लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर के कारण सरसों में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, यह देखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेगा, प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं, प्याज काटने पर जो अश्रु आते हैं, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये सल्फर से बनता है, सल्फेनिक अम्ल। क्या बनता है? सल्फेनिक अम्ल। तो प्याज काटने पर जो आंसू आते हैं वो सल्फेनिक एसिड के कारण आते हैं, ठीक है। प्याज खाने पर गंध जो आता है वो सल्फर के कारण आता है। प्याज खाने पर गंध जो आता है, गंध, मुंह में बदबू आती है ना, प्याज खाने पर मुंह में बदबू आती है, तो वो गंध जो आती है वो सल्फर के कारण आती है। इसीलिए सल्फर गंध मारता है, इसीलिए सल्फर का दूसरा नाम गंधक भी होता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा एक प्रकार का रेशम प्राप्त होता है, उसे गॉसिमर, ठीक है, गॉसिमर रेशम कहते हैं। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? ठीक है, गॉसिमर रेशम कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है गॉसिमर, लिखा होता है गॉसिमर, गॉसिमर,
रेशम। तो ये मकड़ी द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसका नाम है गॉसिमर। क्या आंसर हो जाएगा? गॉसिमर हो जाएगा। अच्छा, बात रेशम की जाए, रेशम में मुख्यतः 2 प्रोटीन पाई जाती है, मुख्य रूप से 2 प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा 2 प्रोटीन पाई जाती है। एक पाई जाती है फाइब्रोइन, याद रखिएगा, एक क्या पाई जाती है? फाइब्रोइन। सबसे मुख्य रूप से 80% माना जाता है फाइब्रोइन पाया जाता है, ठीक है, 80% के रूप में फाइब्रोइन पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा पाया जाता है सेरिसिन। दूसरा क्या पाया जाता है? सेरिसिन। तो 2 मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं रेशम में। रेशम को इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिल्क बोलते हैं। तो रेशम में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन पाई जाती है, एक फाइब्रोइन पाई जाती है और सेरिसिन पाई जाती है। सेरिसिन का सेरिसिन का सेरी लेते हैं, इसीलिए रेशम पालन किसमें करते हैं? रेशम पालन, ठीक है, रेशम पालन, रेशम का पालन वैज्ञानिक किस शाखा में करते हैं? तो रेशम में जो प्रोटीन पाई है सेरिसिन का लेते हैं सेरी, तो सेरी हो जाएगा। अब पालन के लिए एक वर्ड लगता है कल्चर, पालन के लिए एक वर्ड लगता है कल्चर, तो सेरी कल्चर में इसका पालन करते हैं, सेरी कल्चर। तो सेरिसिन का सेरी लिया गया, सेरी कल्चर, ठीक है। तो रेशम पालन सेरी कल्चर में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या है? तुलसी का पौधा, आप सुने होंगे तुलसी का पौधा, ठीक है, औषधीय महत्व क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा तुलसी के पौधे में फ्लेविनॉइड एक पदार्थ पाया जाता है। पहली बात, तुलसी के पौधे में फ्लेविनॉइड, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तुलसी के पौधे में एक फ्लेविनॉइड नाम का पदार्थ पाया जाता है। फ्लेविनॉइड नाम का पदार्थ पाया जाता है, फ्लेविनॉइड, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फ्लेविनॉइड नाम का एक पदार्थ, ठीक, पाया जाता है। तो तुलसी के पौधे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? फ्लेविनॉइड। और तुलसी का पौधा जो होता है अस्थमा के लिए, अस्थमा मतलब जिन्हें अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अस्थमा का मतलब क्या होता है? जिनका सांस फूलता है, ठीक है, अस्थमा मतलब जिनका सांस फूलता है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम जिसको होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, सांस फूलता है, जैसे हम दमा बोलते हैं, सांस फूलना, ठीक है, जिसे हम हिंदी में, अस्थमा को हिंदी में दमा बोलते हैं। तो दमा के पेशेंट के लिए, या दमा होने वाला कंडीशन है, तो उनको अपने चाय में भी तुलसी का पत्ती डाल देनी चाहिए, जिससे अगर उनको अस्थमिक पेशेंट है तो उनको रिलीफ करेगा, सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम को थोड़ा रिलैक्स देता है, ये सांस लेने में थोड़ा जो प्रॉब्लम जिसको होती है उसको, उसके लिए अच्छा होता है ये तुलसी का पत्ती, ठीक है। इसमें फ्लेविनॉइड नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए जितने क्वेश्चन है मैं इसको कवर अप करा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको आप, बढ़िया से इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दिखा है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पर बनती है? तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष आप सुने होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, याद रखूंगा। तो रेटिना के पीछे बनता है, कहाँ बनता है भाई? रेटिना के पीछे। तो ऑप्शन आएगा जहाँ भी कि रेटिना के आगे, रेटिना पर, या रेटिना के पीछे, ठीक है, या रेटिना के बराबर, कुछ भी ऑप्शन आ जाए तो आपको लगाना है रेटिना के पीछे। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष, देखिए इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, वह पढ़ाता रहता हूँ। हुड से बना, हुड बना, बोलो यू से निकला ऊ से बनेगा उत्तल लेंस, ठीक है, ऊ से बनेगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनेगा? उत्तल लेंस, यू से ऊ, उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस पहनना चाहिए? तो उत्तल लेंस पहनना चाहिए। डी का उच्चारण होता है दा, डी को वैसे डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस का मतलब दूरी, डी फॉर डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का मतलब ये होता है दूरी, दूरी से बना दूर। तो बताइए दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस पहनना चाहिए? दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस पहनना चाहिए? उत्तल लेंस पहनना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछाएगा दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को एच फॉर हाइपरमेट्रोपिया रोग, कौन सा रोग? हाइपरमेट्रोपिया रोग हो जाता है। तो रोग का नाम क्या है भाई? हाइपरमेट्रोपिया, और दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। तो कितना क्वेश्चन, नहीं कई सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन पूछाएगा किसी व्यक्ति ने उत्तल लेंस पहना है, तो बताइए उसे कौन सा दोष हो सकता है? तो दूरदृष्टि दोष हो सकता है। या दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस पहनना चाहिए? तो उत्तल लेंस पहनना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तल लेंस वाले व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति ने उत्तल लेंस पहना है तो बताइए उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो उसे हाइपरमेट्रोपिया रोग हो सकता है। या हाइपरमेट्रोपिया रोग किसी व्यक्ति को है तो उसे कौन सा
लेंस पहनना चाहिए, उत्तल लेंस पहनना चाहिए, या उसे कौन सा दोष हो सकता है, तो दूरदृष्टि दोष हो सकता है, या दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो सकता है, तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये रोग हो जाएगा। इसमें लिख रहा है कि दूर दृष्टि दोष है, इसमें लगता है कि दूर की दृष्टि में दोष है, पर ऐसा नहीं है। इसमें पास जैसे लगता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष बोल ऐसा प्रतीत कराता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, लेकिन इसमें साफ पास की वस्तुएं यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। पास की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, इस रोग में है तो लग रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष है, पर निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टेनलेस स्टील, इसके बारे में पढ़ाते हैं। जैसे आजकल ये जो घड़ी होती है एनालॉग वॉचेस, ठीक है, भले ही स्मार्ट वॉच का ज़माना है, बट जानते हैं वैसे प्रेफर लोग, मैं भी प्रेफर यही एनालॉग वॉच करता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने पहना हुआ है, ठीक है, देखिए स्टेनलेस स्टील, स्टेन का मतलब होता है जंग, स्टेन का मतलब क्या होता है, जंग, लेस मतलब ना लगे, उस पर जंग ना लगे, ऐसा स्टील जिस पे जंग ना लगे कभी। तो जो महंगी घड़ियां होती हैं उसी पे जंग नहीं लगती है, तो वो किसका मिश्रण होते हैं, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, लोहा तो जरूर होगा। ठीक है, लोहा तो होगा ही होगा, कुछ मात्रा में लोहा होगा, और मुख्य रूप से क्रोमियम होता है भाई, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम यही क्या करता है, जंग, क्रोमियम का सूत्र क्या होता है, Cr होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसी पर आपबाउ प्रिंसिपल, इसी पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसी तत्व से शुरुआत होता है, क्या, अपवाद। ठीक है, तो क्रोमियम ये जंग प्रतिरोधक होता है, जंग के प्रति रोध मतलब रोकता, रोकने वाला होता है। जंग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है, बहुत अधिक होती है, क्षमता अधिक पाई जाती है। ठीक है भाई, जंग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है इसमें, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो जंग यही मतलब इस कोई वॉच में जैसे पसीने से क्या होता है, ठीक है, वॉच वो उतरने लगता है, उसका जो वो पेंट जो भी होता है, ठीक है, जो ये जो भी कलर का पेंट होता है वो उतर जाता है। परंतु अगर क्रोमियम से अगर वो बना हुआ है, ये अगर ये मेटल, ये एक मेटल है, पता ही होगा। ठीक है, ये कठोर धातु है, कैसा धातु है भाई, कठोर धातु है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये जंग होने से बचाता है, जंग होने से बचाने वाला यही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जंग होने से यही रोकता है। हाँ, इसकी खोज अगर बात की जाएगी तो लुइस निकोलस ने किया था, खोज की बात की जाएगी तो क्रोमियम की खोज की बात की जाएगी तो लुइस निकोलस ने किया था। किसने किया था, लुइस निकोलस। ठीक है, लुइस निकोलस ने किया था, याद रखिएगा। तो लुइस निकोलस ने इसकी खोज की थी, किसकी, ठीक है, लुइस निकोलस वॉकेलिन, वॉकेलिन पूरा नाम इनका है, लुइस निकोलस वॉकेलिन ने इसकी खोज की थी। और अगर बात की जाएगी कब खोज की थी, तो 1797। कब खोज की थी भाई, 1797, 1797 में इसकी खोज की गई थी। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये है भाई सिल्वर और सफ़ेद रंग की धातु होती है। इसका कलर जो होता है, कलर रंग की बात करें इसकी, तो सिल्वर कलर आपने देखा होगा, सिल्वर सफ़ेद रंग की धातु, सिल्वर जैसा सफ़ेद, सिल्वर प्लस सफ़ेद रंग इसका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना चीज़ मैंने बता दिया आपका। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कवर अप करा दिया। अब आपका ये है कि नोट्स अच्छा बनाइएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूँ सारा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, ऐसा स्टील जिस पे जंग ना लगे, तो उसको वो किसका मिश्रण होता है, तो लोहा और क्रोमियम से मिलकर स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। तो लोहा और क्रोमियम, याद रखिएगा, लोहा और क्रोमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए, ठीक है, कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, शाकनाशी के मतलब जानते होंगे, शाक, शाक मतलब पौधों को, पेड़ पौधों पे जो उगते हैं, क्या उगते हैं भाई, उगते क्या हैं, जैसे कि कीट उगते हैं। ठीक है, ये सब जो उगते हैं, याद रखिएगा, ये सब जितने भी शाकनाशी हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, एक शाकनाशी होता है ब्यूटाक्लोर। ठीक है, एक शाकनाशी होता है ब्यूटाक्लोर। कहाँ गया, कौन सा शाकनाशी है, तो उसका नाम है ब्यूटाक्लोर। क्या नाम है भाई, ब्यूटाक्लोर। तो ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी है। ठीक है, अधिकतर ये चावल, इसका संबंध अधिकतर चावल फसल से होता है, चावल की फसलों को बचाने के लिए किया जाता है, तो ब्यूटाक्लोर। ठीक है, तो ये शाकनाशी, तो ब्यूटाक्लोर क्या है, शाकनाशी। शाक मतलब पेड़ पौधों, शाक मतलब होता है पेड़ पौधों। ठीक है, पेड़ पौधों पर लगने वाले, ठीक है, कीड़े, कीट,
पेड़ पौधे पे जो कीट लगते हैं तो कीट को मारने के लिए ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर चावल की फसलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना क्वेश्चन मैंने कवर अप करा दिया, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। समुद्री घास किस तत्व का स्रोत है? याद रखिएगा, समुद्री घास, ठीक है, किस तत्व का स्रोत है? तो समुद्री घास से याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है। तो जो समुद्री घास होता है भाई, याद रखिएगा, समुद्री घास बहुत पेपरों में आता है। तो समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आयोडीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नमक खाते हैं तो नमक में हमें क्या मिलना चाहिए, क्या अच्छे मात्रा में मिलना चाहिए? आयोडीन भाई भरपूर मात्रा में उस नमक में होना चाहिए, तभी नमक खाना सही रहता है, ठीक है। तो समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन का फॉर्मूला वैसे सिंबल इसका आई होता है। अधिकतर समुद्री जो घास होते हैं वह क्या होता है, देखिए समुद्री घास जो होता है उस वैसे वो शैवाल को ही घास बोला जाता है, उस घास जिसे बोला जाता है वो शैवाल को ही घास बोला जाता है। अधिकतर जितने भी समुद्री जो शैवाल होते हैं उससे आयोडीन मिलता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। वह कौन सा समुद्री शैवाल है, वह कौन सा समुद्री शैवाल है जिससे, ठीक है, जिससे क्या आयोडीन प्राप्ति होती है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत माना था, अधिकतर लगभग जितने भी समुद्री शैवाल होते हैं उससे आयोडीन प्राप्त होता है। पर एक सबसे प्रमुख है लेमिनेरिया, पेपर में आज भी चुका है लेमिनेरिया, इसको रट लीजिएगा भाई। लेमिनेरिया नाम का शैवाल है, ठीक है। लेमिनेरिया एक शैवाल है जिससे अच्छी मात्रा में आयोडीन मिलता है, ठीक है। आयोडीन 131 का उपचार, आयोडीन के 131 समस्थानिक, ये 131 जो है उसका आइसोटोप्स है, आयोडीन का ये आइसोटोप्स है। 131 नाम एक आइसोटोप्स है, ठीक है। आइसोटोप्स पढ़े होंगे। इसमें थायराइड का उपचार किया था, थायराइड किसी का बढ़ जाता है, थायराइड की समस्या में आयोडीन 131 का उपचार किया था। थायराइड का उपचार आयोडीन किस समस्थानिक से किया जाता है? तो आयोडीन के 131 समस्थानिक का प्रयोग, ठीक है, थायराइड के उपचार में किया जाता है। बाकी आप सुने होंगे, ठीक है। आयोडीन की कमी से बहुत सारी चीज़ पढ़े होंगे। घेंगा नामक रोग होता है, ग्वाटर बोलते हैं, घेंगा रोग होता है इसकी कमी से, बहुत सारा मैंने चीज़ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। घेंगा नामक रोग होता है जिसे गलगंड भी बोल देते हैं, गलगंड भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेमिनेरिया इसका अच्छा आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, मतलब प्रोटीन को तोड़ता है? देखिए कई सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं, मैं समझाता हूं, मैं इसको मिटा दूं, ठीक। देखिए कई सारे अमीनो अम्ल मिलके, ये एक अमीनो अम्ल, ये 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कई सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं, तब एक पूरे समूह को क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। उसकी एक इकाई, प्रोटीन की इकाई को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीन, PR मतलब प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई को बोलते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन की एक इकाई को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। यानी कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्सिन ही क्या करता है? पेप्सिन, पी से प्रोटीन को, पी से, देखिए इसका काम क्या है? पी से प्रोटीन को, ठीक है, पी से प्रोटीन को, ठीक है, अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, तो तोड़ देता है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड, यही लिखा था, प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करने वाला। तो ये प्रोटीन को तोड़ दिया किसमें? अमीनो एसिड में। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम जो जैसे दाल खाए थे या कोई भी सोयाबीन खाए थे या कोई भी चीज़ जो प्रोटीन का स्रोत है, जैसे दाल में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। मान लो दाल और सोयाबीन हमने खाया तो उसमें हमें प्रोटीन मिला, उस प्रोटीन पर किसने रिएक्ट किया? पेप्सिन नामक एंजाइम ने। पेप्सिन एंजाइम क्या किया? प्रोटीन को सरल फॉर्म में तोड़ दिया अमीनो एसिड में। पेप्सिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है? तो जठर ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक ग्लैंड, GLAND ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ पाया था गैस्ट्रिक ग्लैंड? आमाशय में, स्टमक में पाया था। कहाँ पाया था? आमाशय में पाया था, ठीक। जैसे और दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है, जाइमेज एंजाइम से एक क्वेश्चन आता है। एक पेप्सिन एंजाइम मैंने समझा दिया, एक जाइमेज समझा देता हूँ। जाइमेज का भी काम होता है, ठीक है, जाइमेज का भी काम होता है। तो ये क्या करता है? जाइमेज एंजाइम ये ग्लूकोज
ग्लूकोज शॉर्ट फॉर्म में चलो लिख दे रहा हूँ, ग्लूकोज और किसको, फ्रक्टोज को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को याद रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ये चेंज कर देता है, ठीक है, को एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, एल्कोहल और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है, में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो जाइमेज एंजाइम का काम क्या है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पकड़ता है, तो ग्लूकोज को एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, या फ्रक्टोज को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ये तो पूछा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज, या फ्रुक्टोज को, ठीक है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। क्या नाम है भाई, जाइमेज है, ठीक। अब नेक्स्ट एक एंजाइम और बता दे रहा हूं मैं, यूरिएज। क्या नाम भाई, यूरिएज, यूरिएज से क्वेश्चन आता है, यूरिएज से भी क्वेश्चन आता है। तो यूरिएज से क्या निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यूरिया। तो यूरिया का क्या करता है, यूरिया का, फिर से लिख दे रहा हूं, तो यूरिया से क्या निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है। तो ये यूरिया का जल अपघटन कर देता है, यूरिया का क्या कर देता है, जल अपघटन। तो ये यूरिया का क्या करके, जल अपघटन करके, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन मतलब जल को कम कर देता है, जल, यूरिया का जल अपघटन करके, ठीक है, ये किसमें चेंज कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है कौन, ठीक है, तो ये करता है कौन, यूरिएज एंजाइम। तो यूरिएज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यूरिया पे वर्क करता है। यूरिया का क्या करता है, ये जल अपघटन करता है, और जल अपघटन करके ये किसमें चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3 में चेंज कर देता है, यूरिएज। तो यूरिएज क्यों नाम पड़ा, यूरिया का ये जल अपघटन करता है, तो यूरिया का जल अपघटन करता है, इसलिए यूरिएज नाम पड़ गया। तो इतना सारा क्वेश्चन और भी मैंने करा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया से इसको नोट्स बनाइएगा, ठीक है, आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं, ठीक है। इसी वीडियो में कई सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप करा दिए, 50 क्वेश्चन कम से कम है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र में गोताखोर किस गैस का मिश्रण को ले आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। गहरे समुद्र की बात करेंगे तो गहरे समुद्र में गोताखोर, भाई नीचे जाओगे तो भाई सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, भाई बहुत ध्यान देखिएगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है। इसके साथ साथ किस गैस को ले आता है, तो हीलियम को ले आता है भाई, हीलियम को ले आता है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है। तो इन्हीं दोनों गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है, ठीक है, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का ये प्रयोग करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, तो जब समुद्री गोताखोर पानी के गहराई, देखिए पानी के सबसे ऊपरी भाग है, तो गोताखोर जब नीचे आता है, नीचे पहुंचता है, तो भाई ये हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही क्यों ले लेना चाहिए भाई, क्यों हीलियम ही ले जाना चाहिए भाई, क्यों, ठीक है, ऑक्सीजन तो भाई सबको ले जाएंगे, जरूरी है, ठीक है। समुद्री गोताखोर जब नीचे आते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जितना नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन हीलियम ही क्यों ले आते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ही क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि अधिक दाब पर जब नीचे जाएंगे तो दाब अधिक होगा भाई, दाब अधिक होगा, तो अधिक दाब पर ये क्या होता है, अधिक दाब पर हीलियम क्या होता है, रक्त में कम विलय होता है, रक्त में कम मिलता है, रक्त में कम विलय होता है भाई, मिलेगा नहीं, विलय कम होगा, ठीक है। तो हीलियम इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि ये अधिक दाब पर में भी, ठीक है, रक्त में कम विलय होता है, मतलब हाई प्रेशर में भी रक्त में कम घुल पाता है, मिल पाता है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भी ले आते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया कि किस गैस के मिश्रण को ले आते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को ले आते हैं। और क्यों हीलियम ही जाते हैं ये मैंने बता दिया कि हाई प्रेशर पे भी रक्त में कम विलय होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसी गैस है, हीलियम कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, आ का मतलब नहीं, क्रिय मतलब क्रिया, तो अक्रिय गैस है जो क्रिया ना करे, आ मतलब नहीं, क्रिय मतलब क्रिया, क्रिया ना करने वाली गैस को अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हीलियम को भी रखा जाता है। और हीलियम गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में, ठीक है, गुब्बारे में, वायुयान में कौन सी गैस भरी जाती है,
तो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। तो हीलियम गैस भरी जाती है वायु में और वायुयान में, यानी एरोप्लेन के टायरों में। वायुयान में मतलब वायुयान में कहाँ, वायुयान में जो टायर लगे होते हैं, एरोप्लेन में जो टायर लगे होते हैं उसमें हीलियम गैस यूज की जाती है, और गुब्बारों में क्योंकि हल्की होती है। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है, सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की है अक्रिय गैस में सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है, इसीलिए गुब्बारों में भी ये गैस भरी जाती है, और वायुयान के टायरों में भी ये गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। और इसे प्राणवायु गैस के नाम से जाना था, भाई जीवन देता है इसीलिए इसे प्राण देने वाला, मतलब जीवन देने वाला वायु गैस, वायु में पाया जाता है तो इसीलिए नाम पड़ा। प्राण मतलब जीवन देता है हमें, और वायु में पाया जाता है इसीलिए प्राणवायु गैस के नाम से जाना जाता है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप करा दिए। अब बढ़ते हैं, इधर वाले पूरे सेगमेंट खत्म हो गए। अब 5 क्वेश्चन मैंने इधर भी लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने कराए इसके, और कई सारे क्वेश्चन जो और भी आते हैं वो भी मैंने करा दिए, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू जानते होंगे, मुर्गों उर्गों से देखा होगा, ठीक है। बर्ड फ्लू का जो वायरस का नाम अगर बात की गई, वायरस का नाम, ठीक है, किसकी बात की जाएगी, वायरस का नाम की बात की जाएगी, तो बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। क्या नाम भाई, H5N1, ठीक है। H5N1 वायरस से होता है, ठीक है। किस वायरस से होता है, H5N1 वायरस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो बर्ड फ्लू का दूसरा नाम बात करेंगे तो इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है बर्ड फ्लू को, ठीक है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। या बर्ड, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बर्ड, मतलब ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ बर्ड फ्लू, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, H5N1 वायरस को 2 नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको 2 नाम से भी जाना जाता है भाई, याद रखिएगा। इसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्फ्लुएंजा का मैं शॉर्ट फॉर्म में INFL लिख दे रहा हूँ, इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए वायरस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, तो H5N1 के नाम से जाना जाता है, इस वायरस का नाम है, ठीक है। इसको इन्फ्लुएंजा ए भी बोलते हैं और टाइप ए वायरस के नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू का दूसरा नाम एवियन इन्फ्लुएंजा है, याद रखिएगा। H का फुल फॉर्म और N का फुल फॉर्म क्या है, तो H का फुल फॉर्म होता है हेमाग्लूटेनिन, हेमाग्लूटेनिन, ठीक है। ये सब कोई बताएगा नहीं आपको, हेमाग्लूटेनिन। और N का फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा, बहुत 100 में से 100 लोग को लगभग नहीं पता होता है। N का फुल फॉर्म न्यूरामिनीडेज, N का मतलब न्यूरामिनीडेज, एक प्रकार के प्रोटीन है, प्रोटीनस होते हैं। तो याद रखिएगा भाई, वायरस में प्रोटीन जानते होंगे पाई जाती है, ठीक है। वायरस की जो कवरिंग होती है, वायरस की जो कवरिंग होती है उसे कैप्सिड ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैप्सिड बोलते हैं। वो किसकी बनी होती है, प्रोटीनस होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो H फॉर हेमा, तोड़ के पढ़िए, H फॉर हेमाग्लूटेनिन, N का मतलब न्यूरामिनीडेज, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम से क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा, कवर अप इसका नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, बहुत ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो होता है, याद रखिएगा, अफीम, अफीम पहली बात क्वेश्चन पूछाएगा किस पौधे से प्राप्त किया था, उस पौधे का नाम क्या है, तो पोस्त के पौधे से प्राप्त किया था, पोस्त के पौधे से प्राप्त किया था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये सब बहुत लोग को पता होता है। 100 में से बात की जाए तो लगभग बात की जाए 100 में से बात की जाए तो 100 में से लगभग ये 28 लोगों को, अगर
पढ़ रहा हूँ तो 28 लोग को पता होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अफीम अगर घुमा के दे दे और ऑप्शन में हटा ही दे कि पौधा वाला दे ही ना ऑप्शन कि किस पौधे से प्राप्त होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बिना पका फल होगा, हमेशा याद रखिएगा, बिना पके फल के, बिना पके फल के लेटेक्स भाग से प्राप्त होता है। किस भाग से? लेटेक्स भाग से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, लेटेक्स भाग से क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। बिना पके फल के लेटेक्स भाग से प्राप्त होता है अफीम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक, और बात की जाएगी। ठीक है, अफीम का कारखाना, देखिए अफीम को हरा सोना की संज्ञा दी गई। किसकी सोना संज्ञा दी गई है? हरा सोना की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल याद रखिएगा। अफीम की, देखिए अफीम का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो अफीम का जो कारखाना है, याद रखिएगा, अफीम का जो कारखाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। कहाँ पे? गाजीपुर जिले में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और अफीम का खेती बात की जाएगी, अफीम की खेती, अफीम का खेती कहाँ होता है? तो खेती की बात की जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका ये बाराबंकी में की जाती है। तो खेती कहाँ की जाती है? बाराबंकी में की जाती है, याद रखिएगा। तो अफीम बहुत मूल्यवान होता है, इसीलिए इसके सोना की संज्ञा दी गई है। हरा होता है इसीलिए हरा सोना की संज्ञा दी गई है। तो पौधा पूछेगा कि किस पौधे से प्राप्त होता है, तो अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है, पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है। अगर ये नहीं ऑप्शन में आए तो बिना पके फल के लेटेक्स भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप जानते होंगे पोस्ट का ऐसे जब ये गोल गोल होता है, ये इस पे सुई चुभाई जाती है, सुई चुभ जाती है जगह पे, तो सुई चुभेंगे तो उसमें दूध टाइप का निकला होता है, मटेरियल निकलता है दूध टाइप का। तो इसको सुखा कर ही, इसको क्या करके सुखा कर ही क्या प्राप्त किया था, बनाया था, इसको सुखा कर ही अफीम प्राप्त किया था, याद रखिएगा, इसको सुखा कर ही अफीम प्राप्त किया था है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, अफीम जानते हो उसका प्रयोग कहाँ किया था? मादकता में। मादकता मतलब मदहोशी लाने के लिए बहुत लोग नशे का प्रयोग, मादकता मतलब नशा, नशे के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। बहुत ही खतरनाक नशा होता है। ठीक है, महंगा नशा होता है, बहुत महंगा भी मिलता है। ठीक है, जब सरकार के बिना परमिशन के आप मतलब कारखाना या कोई खेती नहीं की जा सकती, बिल्कुल परमिशन लेना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट का ग्रांट दिया जाएगा, परमिशन दिया जाएगा, देन आप खेती कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, अफीम का। ठीक है, चलिए इसको सुई चुभाई जाती है, इससे दूध निकलता है, उसको सुखाकर अफीम बनाया था। अफीम में ठीक है, याद रखिए 12% तक पूछा जाता है, कितने परसेंट तक मार्फिन पाई थी? मार्फिन सुना होगा आपने। ठीक है, तो मार्फिन, तो अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, मैं लिख दे रहा हूँ, पाई जाती है। कितने परसेंट तक भाई? 12% तक अफीम में अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है। ठीक है, फिर इस मार्फिन का प्रसंस्कृत करते हैं। ठीक है, इसको पूरा सेचुरेट मतलब कि अपना एक प्रोसेस करते हैं। ठीक है, प्रसंस्कृत क्या करते हैं? प्रसंस्कृत। तो अब मार्फिन को प्रसंस्कृत करके क्या बनाई जाती है? हेरोइन। हेरोइन आपने सुना होगा, तो अफीम ही इसका मेन है, अफीम से ही सारी चीज बन रही है। ठीक है, हेरोइन बनाई जाती है। आपने सुना होगा पिक्चरों में हीरोइन, वो हीरोइन हीरोइन समझता है, मूवी में आया है, भागम भाग में बोलता है। ठीक है, हीरोइन, तो वो हीरोइन को जरूरत होती है। ठीक है, भागम भाग मूवी में गोविंदा और अक्षय कुमार को, तो वो हीरोइन समझ लेता है। पर जो ये सब जो ड्रग वरग का काम करते हैं, तो ड्रग इन सबको बोलते हैं, एक प्रकार से हेरोइन बनाया जाता है। ठीक है, हेरोइन बनाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, मार्फिन को मॉडिफाइड यानी प्रसंस्कृत करते हैं और हेरोइन बनाया जाता है। बहुत सारा नॉलेज मिला होगा आपको कैसे बनता है। ठीक है, तो अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारा वीडियो, देखिए बहुत ही मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने में। कंटेंट ज़्यादा, कंटेंट जितना अधिक, जितना अलग, जितना नया, लोगों से अलग, पूरे यूट्यूब में, चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जहाँ से भी सबसे ज़्यादा कंटेंट। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग का प्रकाश अधिक प्रभावशाली है? तो हमेशा याद रखिएगा, लाल रंग का प्रकाश अधिक प्रभावशाली होता है फोटोसिंथेसिस में। पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या बनाती हैं? पत्तियां, फल, फूल
फूल से क्या बनता है, फल बनता है। तो भोजन तभी बना पाती है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक कौन प्रभावित है, लाल होता है। अब बात की है गोल्डन राइस की, ठीक है, याद रखिएगा गोल्डन राइस इसे बोलते हैं सुनहरा चावल, इसे क्या बोलते हैं, सुनहरा चावल, ठीक है, सुनहरा चावल बोलते हैं। ये हल्दी जैसा रंग होता है, हल्दी के जैसा रंग, हल्दी के जैसा रंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आप अच्छा ये क्या उगता है गोल्डन राइस, उगता नहीं है, इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया। गोल्डन राइस, गोल्डन मतलब सुनहरा, राइस मतलब चावल, इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, अनुवांशिक रूप से इसे मॉडिफाइड किया गया है, टेक्निक का यूज़ किया गया, तकनीक का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये एक सुनहरा चावल गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होता है, ठीक है, अनुवांशिक स्तर पर इसे ठीक किया जाता है। इसे किसने बनाया किया था, 1990 में, 1990 में जर्मन वैज्ञानिकों ने, याद रखिएगा, जर्मन वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया था, ठीक है, 1990 में जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा, जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा गोल्डन राइस को लाया गया था, ठीक है। मैंने सारा जितना और क्वेश्चन है मैंने बता दिया सारा। चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है, गोल्डन राइस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सबसे प्रचुरतम स्रोत किसका है, विटामिन ए, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, गोल्डन राइस में। तो गोल्डन राइस में पूछा है सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है गोल्डन राइस को। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जलीय फर्न से क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ले लिया होगा आपने शायद। चलिए ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर अप करा दिया, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपके लिए जलीय फर्न, ठीक है। ये फर्न जो होता है एक प्रकार का, देखिए जलीय फर्न जिसे वह जलीय फर्न जिसे हम जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है एजोला। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला, ठीक है। एजोला एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और एजोला क्या है, एक जलीय फर्न है, एजोला एक जलीय फर्न है जिसका प्रयोग बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ठंडे पानी में पाया जाता है, उगता है ठंडे पानी में, ठंडे जल में उगता है, ग्रो करता है एजोला, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तालाबों में से, ये तालाब में भी उगता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए तालाब में भी उगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन N2, नाइट्रोजन मतलब N2, नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है N2, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कैपेबिलिटी अधिक होती है इसमें, फिक्सेशन कैपेबिलिटी इसकी क्या होती है, अधिक होती है। भाई भूमि सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन, भूमि को उर्वरक सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, नाइट्रोजन, भूमि में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होगा तो उर्वरकता ज़्यादा बढ़ेगी, पैदावार ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ही उर्वरकता बढ़ाता है। तो एजोला क्या है, बायो फर्टिलाइजर ही तो है, उर्वरक ही तो काम कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें अधिक होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसमें ज़्यादा होता है, मिट्टी में अच्छे से मिल जाए क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, इसको मिलाने का काम करता है एजोला, ठीक है। और इसका संबंध क्या है, धान की फसलों से संबंध ज़्यादा होता है, धान की फसलों के लिए रामबाण है, धान की पैदावार ज़्यादा बढ़ाना है तो ये एजोला उर्वरक, एजोला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। याद रखिएगा। और आगे बात की जाए तो इसमें एक शैवाल है, उसका नाम है एनाबीना शैवाल, इसके साथ एक शैवाल उगता है एनाबीना नाम का शैवाल, कौन सा शैवाल है, एनाबीना नामक शैवाल, नाम का शैवाल मतलब नाम का शैवाल को नामक बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, इससे देखिए इसके साथ एक शैवाल पाया जाता है एनाबीना नामक शैवाल, जो सहजीवी साथ में ये भी रहता है उसके, एनाबीना नामक शैवाल सहजीवता प्रदर्शित करता है, सह मतलब साथ में, जीवी मतलब जीने वाला, साथ में जीने वाला मतलब जो लाभ दे और लाभ ले, सहजीवता मतलब ना नुकसान दे ना नुकसान ले, ठीक है, लाभ दे और लाभ ले,
ठीक है, लाभ देता भी है और बदले में लाभ लेता भी है। तो क्वेश्चन पूछेगा एजोला नामक जो उर्वरक है इसमें जो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ कौन सा शैवाल उगता है? तो उसके साथ एनाबिना नामक शैवाल भी इसके साथ सहजीविता प्रदर्शित करता है, साथ में रहता है। सह मतलब साथ में, जीव मतलब जीने वाला। जैसे आप सब क्लास में जब पढ़ते हो तो सहपाठी होते हैं एक दूसरे के। सह का मतलब होता है साथ में, पाठी मतलब पढ़ने वाला, क्लासमेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन मैंने कवर अप करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।